हेलो एवरीवन। इससे पहले के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख चुके हैं। मैं हूँ रीना दांगी और मेरे साथ आज पढ़िए मध्य प्रदेश के पर्वत और मिट्टियाँ। पहला पर्वत है अरावली पर्वत। यह पर्वत मध्य प्रदेश में भ्रंश मात्र ही उपस्थित है। यह पृथ्वी की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत पृथ्वी की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। यह पर्वत मालवा पठार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू के अंदर स्थित है। माउंट आबू के अंदर या माउंट आबू में गुरु शिखर सबसे ऊंची की ऊंचाई है 1722। यहाँ दिल्ली से लेकर इसकी शुरुआत जो होती है वो दिल्ली से होती है। दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक लगभग 800 मीटर तक फैला है। दूसरा देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत यह पर्वत हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। जो नर्मदा नदी के पूर्व से पश्चिम तक फैला है। हमने कल देखा था नर्मदा सोन घाटी। ये नर्मदा सोन घाटी है तो इसकी उत्तर दिशा में पूर्व से लेकर ऐसे पश्चिम तक फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। जो निर्माण हुआ है वो क्वार्ट्स नाम की चट्टानों से और बलवा पत्थरों से हुआ है। तो यहाँ पर हमें बलवा पत्थर ही मिलेगा और क्वार्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ से सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी प्रवाहित होती है। आदि नदियां प्रवाहित होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इन दोनों को। मध्य प्रदेश के हम प्रमुख पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ मध्य प्रदेश में भ्रंश मात्र तक ही उपस्थित है। तो ये पृथ्वी की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है और ये मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा मालवा का पठार था मध्य प्रदेश के इस हिस्से में। तो यहाँ से ये उत्तर और ये पश्चिमी, जिस साइड राजस्थान का क्षेत्र आता है उस साइड अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। और यहाँ इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू में स्थित है। उसका नाम है गुरु शिखर और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक विस्तृत है। इसकी पूरी जो लंबाई मानी गई है, मान लीजिए कि दिल्ली है और अहमदाबाद के गुजरात तक फैला हुआ है, तो टोटल जो लंबाई है वो है 800 मीटर। अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत। इस पर्वत के बारे में किवदंती है कि ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है।
जो कि नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। यहाँ पर क्वार्ट्स और बलवा पत्थर पाया जाता है। यहाँ से केन नदी, सोन नदी और बेतवा नदियां प्रवाहित होती हैं। अब है हमारा सतपुड़ा पर्वत। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में या एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होती है। सतपुड़ा पर्वत, यह पर्वत पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम सतपुड़ा पर्वत फैला है पूर्व से पश्चिम तक। सतपुड़ा पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला है और राजपीपला की पहाड़ियां जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है वहां तक इसका विस्तार है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो विंध्याचल पर्वत है, एक तरफ नर्मदा नदी के विंध्याचल पर्वत स्थित है और एक तरफ सतपुड़ा पर्वत स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों ही समांतर स्थित है। अमरकंटक, महादेव पर्वत, असीरगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत की प्रमुख चोटियां हैं। महादेव पर्वत श्रेणी जहां पर पंचमणि स्थित है और धूपगढ़ है। धूपगढ़ जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत ग्रेनाइट और बेसाल्ट नामक चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है और ये किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का, जिसका नाम है पंचमणि। कैमूर भांडेर श्रेणी ये भी विंध्याचल पर्वत का ही एक हिस्सा है जो कि पूर्वी भाग में फैला हुआ है। यानी विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग को कहा जाता है कैमूर भांडेर श्रेणी। इसका निर्माण हुआ है क्वार्ट्ज चट्टानों से और लाल बलवा पत्थर से। इसकी औसत ऊंचाई है 450 से 600 मीटर। कैमूर भांडेर श्रेणी सोन और यमुना नदियों को अलग अलग करने का काम करती है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जो उपजाऊ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें उपजाऊ क्षमता पाई जाती है, उसे मिट्टी कहा जाता है। चट्टानों के विघटन और उनके वियोजन से ढीले और असंगठित पदार्थों के निर्माण से बनती है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आइए हम इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। काली मिट्टी, जो कि अधिकांश एरिया पर काली मिट्टी ही पाई जाती है मध्य प्रदेश की। कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़। हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। पहला है हमारा काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम है रेगड़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसको दोनों ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए, या रेगर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानों से हुआ। बेसाल्ट व आग्नेय चट्टानों से निर्मित। में लोहे की और चूने की अधिकता होती है, यानी कि लोहा और चूना इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो काला रंग होता है वो लोहे की अधिकता के कारण ही होता है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्वों की कमी पाई जाती है?
जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ की इसकी जो मुख्य फसल मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, कपास। अब काली मिट्टी को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं हरी काली मिट्टी, दूसरा है छिछली काली मिट्टी और साधारण गहरी काली। एक बार फिर से देख लेते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगर मिट्टी। ये बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। इसमें लोहे और चूने की अधिकता होती है और काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण ही होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्व यानी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। इसमें कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। अन्य मिट्टियों की अपेक्षा काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और ये भी 3 प्रकार की होती है, गहरी काली, छिछली काली और साधारण गहरी काली। दूसरी मिट्टी है कछारी मिट्टी। के दौरान नदियों के अफवाह क्षेत्र में बिछी हुई मिट्टी को कहा जाता है कछारी मिट्टी। या हम कह सकते हैं कि जब बाढ़ आती है तो नदियां बहुत सारी जगह में फैल जाती है और जब वापस अपने मार्ग में लौट जाती हैं तो जल तो चला जाता है किंतु वहां पर मिट्टी छूट जाती है, मिट्टी वहीं पर छूट जाती है। उस मिट्टी को कहा जाता है कछारी मिट्टी। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि जो चंबल नदी है, चंबल के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना में ये मिट्टी पाई जाती है। में क्या होता है, गेहूं, गन्ना, तिल के ये उपयोगी मानी जाती है। अगली मिट्टी देखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है मिश्रित मिट्टी। तो इसमें कई प्रकार की मिट्टियों का स्वरूप हमें दिखाई देगा, जैसे कि लाल पीली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई। मिट्टी का क्षेत्र देखा जाए तो वो है बुंदेलखंड में मुख्य रूप से मिश्रित मिट्टी ही पाई जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ भी इस मिट्टी में कम ही मात्रा में उपस्थित होते हैं। फलस्वरूप इस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। या उर्वरा शक्ति कम होती है। इस मिट्टी में क्या, मिश्रित मिट्टी में क्या, मोटे अनाजों का उत्पादन अधिक किया जाता है, जैसे हो गया मक्का, ज्वार, लाल पीली। इसका निर्माण आर्कियन, गोंडवाना व धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलकर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। अपरदन यानी टूटने से हुआ। मुख्य रूप से पाई जाती है बघेलखंड में, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। वहाँ पर लाल मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। जब यह मिट्टी गीली हो जाती है या जल योजित हो जाती है तो यह मिट्टी कैसी दिखाई देती है, पीली मिट्टी दिखाई देती है। जल योजित होने के बाद
इसका रंग पीला दिखाई देता है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। फास्फोरस व ह्यूमस। धान की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। लेते हैं हम लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों, गोंडवाना की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन यानी कि टूटने से हुआ है और यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है यानी कि बघेलखंड के एरिया में। और जब इस रंग में पानी मिला दिया जाता है या जल योजित होने पर लाल रंग की मिट्टी हमें कैसी दिखाई देती है, क्योंकि इसका हमने कैसा पढ़ा है, लाल और पीली। तो जल योजित होने पर यह हमें पीले रंग की दिखाई देती है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अब बची हमारी जलोढ़ मिट्टी। आजा बोलना मत, 5 मिनट और। देखिए अब हमारी आखिरी मिट्टी बची है जलोढ़ मिट्टी। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का ये स्थान हो गया उत्तर, और पश्चिमी इस साइड यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है जो जिसकी आकृति हमें इस प्रकार की दिखाई देती है मध्य प्रदेश में, है ना। यहाँ पर ग्वालियर, भिंड, मुरैना यहाँ पर ये पाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जो चंबल है उसके निक्षेपों से निर्मित इसको माना जाता है। चंबल के निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी क्या था, जो चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं उनके अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को हम कछारी मिट्टी कहते हैं। यानी बाढ़ आने के बाद में जब पानी लौट जाता है नदियों में और जो मिट्टी बच जाती है उसे हम कछारी मिट्टी कहते हैं। जबकि जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसके निक्षेपण से निर्मित होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, परंतु पोटाश और चूना काफी मात्रा में पाया जाता है और बालू की भी अधिकता इसमें पाई जाती है। लिए गन्ने के लिए और कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए हमने एक और मिट्टी देखी थी, काली मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी दोनों ही बहुत उपयुक्त है। ये भिंड, मुरैना और ग्वालियर में पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो हमने पढ़ा मिट्टियों के बारे में कि कितने प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बहुत बार प्रश्न ये आता है कि मिट्टी अपरदन किसे कहते हैं, मिट्टी अपरदन क्यों होता है,
किस जिले में सर्वाधिक होता है? कौन सी नदी मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन करती है? सबसे ऊपरी उपजाऊ परत वर्षा के जल के साथ या बाढ़ के जल के साथ नदियों द्वारा बहाकर ले जाना ही मिट्टी का अपरदन कहलाता है। शब्दों में हम कह सकते हैं कि उर्वरक परत का या उपजाऊ परत का कट कर वर्षा के जल के द्वारा बहना ही मिट्टी अपरदन कहलाता है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी और नर्मदा नदी सर्वाधिक मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। के परिणाम स्वरूप इन जिलों में मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बहुत ही कम पाई जाती है। या हम कह सकते हैं कि क्योंकि मिट्टी का अपरदन हो रहा है तो इन जिलों में क्या होगा, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर इन जिलों में जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपरदन के द्वारा मिट्टी का अपरदन करती है। मुरैना जिला सर्वाधिक मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। जैसे कभी भी किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी अपरदन की या मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है, तो हम बता सकते हैं कि मुरैना जिला। हमें प्रश्न पूछा जाए कि हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो ये दूसरा नाम है मृदा अपरदन का। मृदा के अपक्षय को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा के अपक्षय को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी तो उसमें उत्पादन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि जीव जंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से धीरे धीरे मृत्यु का प्रसार हो रहा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।